नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टरी 2.5 में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समसामयिक घटना चक्र के दृष्टि निरंतर मैगजीन को कवर करेंगे, जो कि हाल ही में ये मार्केट में पब्लिश्ड हुई है। ये घटना चक्र की दोस्तों जो यूपीपीसीएस आरओ के दौरान एग्जाम के दौरान पब्लिश की जाती थी, वही मैगजीन है, आज दृष्टि की मैगजीन है। घटना चक्र वालों ने इसे मंथ वाइज पब्लिश करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए वो लोग कर रहे हैं ताकि जितने भी एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को करंट अफेयर्स का ज़्यादा लोड न हो, उसे ध्यान में रखते हुए इस मैगजीन को मंथ वाइज कवर करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के दौरान वे वार्षिकी के रूप में एक अलग से मैगजीन कवर करेंगे, जो कि इन्हीं मैगजीनों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए जाएंगे उसमें। तो आप सभी को मंथली वाइज अगर मैगजीन इसमें देखना है तो मार्केट में ये मैगजीन आसानी से उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से भी ले सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे इस मैगजीन को कवर किया जाएगा। आप लोग इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के हर महीने का मैगजीन इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार का ये प्रथम अंक का मैगजीन है जो फरवरी 2025 का है। ठीक है, और इसमें आप सभी को बता दूं क्या क्या इसमें कवर किया गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि पेज नंबर 3 से लेकर 10 तक कवर किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रदेश पेज नंबर 20 से लेकर 23 तक, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश पेज नंबर 25 से 27 तक, आर्थिक प्रदेश, वैज्ञानिक प्रदेश, संक्षिप्तियाँ और खेल, टोटल 80 पेज में ये मैगजीन कवर किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके पहले टॉपिक सूक्ष्म दृष्टि को कवर करेंगे, जो पेज नंबर 3 से लेकर 10 तक कवर किया गया है। इसे हम लोग कंप्लीट आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि में दोस्तों आप सभी को सभी प्रश्न वन लाइनर टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय प्रदेश का पहला पॉइंट देखते हैं। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा का नया राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को नियुक्त किया गया है। वहीं केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र अरलेकर को नियुक्त किया गया है। मिजोरम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सिंह को। मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को नियुक्त किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन दो राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा? तो यह 3 वर्ष तक वैध रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना है। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने किन राज्यों के साथ यह समझौता किया था? तो देखिए दोस्तों, मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ यह समझौता किया था। अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसने की है? तो देखिए, फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने की है। इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो देखिए, इसके तहत युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह पहल किस परियोजना का अभिन्न अंग है? तो यह पहल सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो यह आईआईटी दिल्ली में जारी की गई है। इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं द्वारा किया गया है? तो इस रिपोर्ट का विकास आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का गहन विश्लेषण करना है। ठीक, अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो ये कुल 13 राज्यों में अवस्थित हैं। ये 13 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं।
कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं? तो 11 जिले हैं। कौन कौन से? तो पटना बिहार का जिला, अलापुझा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़ शिवसागर दक्षिण, सलमारा मनकाचर गोलाघाट, ये पांचों जिले असम के शामिल हैं इसमें। केंद्रपाड़ा उड़ीसा का जिला, और मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो इसे नया जिला के रूप में घोषित किया है। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ मेला जनपद का गठन कितने महीनों के लिए किया गया है? तो इसका गठन 4 महीनों के लिए किया गया है। महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो इसमें कुल 67 गांव शामिल किए गए हैं। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो इसमें सदर, सुरांव, फूलपुर और करछना तहसीलें शामिल की गई हैं। महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 76 हो गई है। महाकुंभ मेला जनपद किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो कुंभ सहायक चैटबॉट को, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है? तो केंद्र सरकार ने हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है। हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सी जिले में स्थित है। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता 240 मेगावाट की होगी। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? तो 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित होगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का कार्यान्वयन किस वर्ष तक किया जाएगा? तो इसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अवधि वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसने विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल यानी विजन पोर्टल की शुरुआत की है? तो विजन पोर्टल की शुरुआत दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। विजन पोर्टल का क्या पूरा नाम क्या है इसका? तो इसका पूरा नाम विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल राज्य को। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना राज्य को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो कांकेर जिला को। उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है? तो ये तरांग जिला है। असम का तरांग जिला उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिले का पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो कुलगाम, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले को केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिले का पुरस्कार मिला है।
चलिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला प्रश्न है, चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, चीन ने भारतीय सीमा के निकट यारलुंग चांगबो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है। यारलुंग चांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यारलुंग चांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्तावित जल विद्युत बांध कहाँ स्थित होगा? तो यह तिब्बत में स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो एसाके बालू ईके बने हैं। टोंगा के नया प्रधानमंत्री एसाके बालू ईके बने हैं। मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो माया सैंडू मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं। द 8 ग्रेन पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे रूस है। ठीक है, विश्व की 8 महान शक्तियों में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 5वें स्थान पे स्थित है। ठीक है, वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश शामिल हैं इसमें? तो इसमें एशिया के कुल 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो देखिए, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया हैं। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? तो इसमें भारत की कुल 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। ये 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह शामिल हैं। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। किरण मजूमदार शाह को इस सूची में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? तो इटली ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली ने नागरिकता प्रदान की है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांसवा बायरू को नियुक्त किया गया है। फ्रांसवा बायरू को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र यानी COP16 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का COP16 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। ठीक है, यूएनसीसीडी COP16 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय हमारी भूमि हमारा भविष्य यानी आवर लैंड आवर फ्यूचर है। यूएनसीसीडी COP16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ है? तो यह यूएनसीसीडी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ है। यूएनसीसीडी COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो इसमें कुल 197 पक्षकारों की भागीदारी है, जिनमें से 196 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। किस देश में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया? तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कितने वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ? तो 13 वर्षों तक। यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो यूके ने अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता में शामिल होने की घोषणा की है।
नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। फेंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, फेंगल चक्रवात के कारण भारत और श्रीलंका प्रभावित हुए हैं। फेंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो फेंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया है। प्रथम टाइम हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने चौथी स्थान प्राप्त की है? तो KIT यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में चौथी स्थान प्राप्त की है। KIT यूनिवर्सिटी यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्व में क्या रैंकिंग है? इसकी विश्व में क्या रैंकिंग है? तो KIT की विश्व में 92वीं रैंकिंग है। इस रैंकिंग में भारत के संदर्भ में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से संस्थान है? तो देखिए, शीर्ष 3 स्थान पे अन्ना विश्वविद्यालय जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 42वें रैंक पर है। BIT यूनिवर्सिटी ये ओवरऑल 65 पे है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये ओवरऑल रैंकिंग 84 पे है। ये 3 संस्थान भारत के संदर्भ में इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को इसमें 180 देशों में से 176वीं रैंक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन संगठनों के सहयोग से पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के सहयोग से दिया गया है। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की है। वर्ष 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन की होगी। वर्ष 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन 4 देशों में निवासित होंगी? तो भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान, इन 4 देशों में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या निवासित होंगी। भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कुल 350 मिलियन होगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। मेट्स योजना किस देश की है? मेट्स योजना ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की यह नई योजना किस देश के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करती है? तो भारत के युवाओं को। यह योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए है? तो यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, अभियांत्रिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त प्रौद्योगिकी एवं कृषि प्रौद्योगिकी के लिए है। मेट्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो मेट्स योजना का पूर्ण रूप मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम है। फिलीपींस में किस तूफान ने हाल ही में खतरे की स्थिति उत्पन्न की है? तो मैन-ई तूफान ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट को प्रकाशित की है। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत देश है, जो 15.7% की दर से वृद्धि दर्ज की है। 2024 ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो यह लंदन की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में सबसे तेज उच्च रैंकिंग लंदन हासिल की है। वहीं इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर की बात करें तो वह मुंबई है, जो ओवरऑल रैंकिंग 48वें स्थान पर है। ठीक है, आइए अब हम लोग आर्थिकी के प्रश्नों को देखते हैं। आर्थिकी का पहला प्रश्न है, भारत का पहला बायोबिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? तो यह नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुआ है। बायोबिटुमिनस बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन फसल के अवशेष का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला
सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड किसने जारी किया है? तो एनडीआर इनविट ने जारी किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो यह एलन मस्क बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूके किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया है? तो यूके सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य बना है। सीपीटीपीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो विश्व हिंदू आर्थिक मंच मुंबई में संपन्न हुआ है। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय भविष्य में सोचें भविष्य के लिए यानी थिंक फॉर फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का किस नाम से अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किसान कवच के नाम से किया गया है। किसान कवच किसने विकसित किया है? तो किसान कवच को बेंगलुरु का ब्रिक इन स्टेम और सोपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो विश्व का सबसे अमीर परिवार यूएसए का बाल्टन परिवार है। वर्ष 2024 में बाल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो इसकी कुल संपत्ति $432.4 बिलियन है। रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो इसमें कुल अब 29 देश शामिल हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो शेंगेन क्षेत्र कॉमन वीजा वाले देश हैं। किस देश ने दोहा कराधान बचाओ समझौता के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंधन को हटा दिया है? तो यह स्विट्जरलैंड ने हटाया है। किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो यह 1 जनवरी 2025 से। किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो IISR सुरसा के द्वारा जारी किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की गई है। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। ऊर्जावीर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो म्यूल हंटर मॉडल को पेश किया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया है। यह किस दिन जारी किया गया? तो यह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन जारी किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.30 मिलियन टन है। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है, जो पूरे भारत का दूध उत्पादन में 16.21% अकेले हिस्सेदारी इसका है। दूसरे और तीसरे स्थान पर दूध उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो देखिए, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक, दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों यानी 2014-15 से 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.62% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य ने दर्ज की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने दर्ज की है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन में वर्ष 2022-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.78% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित अंडे का उत्पाद कितना है? तो 142.77 बिलियन अंडे है। वर्ष 2023-24 के लिए सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। पिछले 10 वर्षों में अंडे के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.8% की वृद्धि हुई है। अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया है? तो यह लद्दाख ने दर्ज किया है। वर्ष 2024 में हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है?
तो देखिए भारत के सबसे बड़े दानदाता पहले स्थान पे आते हैं शिवनादा, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पे बजाज परिवार आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग विज्ञान परिदृश्य के प्रश्नों को देखते हैं। विज्ञान परिदृश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है इसका, किस देश ने UAV-122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह तुर्की ने किया है। दो लाल पांडा रॉटरडम जू से भारत में कहाँ लाए गए हैं? तो देखिए दो लाल पांडा को रॉटरडम जू से भारत में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यानी दार्जिलिंग में लाए गए हैं। अच्छा, ये दो लाल पांडा किस देश से लाए गए हैं? तो याद रखना दोस्तों, नीदरलैंड से लाए गए हैं। ठीक है, नीदरलैंड के रॉटरडम जू से दो लाल पांडा भारत के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में लाए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, किन दो नई सबमरीन केबल प्रणाली को लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस को लॉन्च किया जाएगा। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा किन जगहों से जोड़ता है? तो देखिए इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा किन जगहों से जोड़ता है? तो सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ता है। ठीक है, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस केबल सिस्टम चेन्नई और मुंबई को किन देशों से इंटरनेट द्वारा जोड़ता है? तो ये फ्रांस, यूनान यानी ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से जोड़ता है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के कितना निकट पहुंचा? तो 3.8 मिलियन मील निकट पहुंचा था। पार्कर सोलर प्रोब कितनी गति से सौर वातावरण से गुजरा? तो यह 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति से गुजरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह 10 जनवरी को की है। भारत जिन द्वारा डाटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत डाटा सागर पहल शुरू की गई है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? तो यह असम में की गई है। इस पहल को किसने कार्यान्वित किया? तो इस पहल को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कार्यान्वित किया है। किन देशों के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स द्वारा मिलकर लेजर युक्त उपग्रह का उपयोग कर अंतरिक्ष मलबे को हटाने का अध्ययन करने पर सहमति जताई है? तो यह जापान और भारत ने जताई है। टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर्स किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी के साथ इस अध्ययन में शामिल होगी? तो इनस्पेस सिटी के साथ शामिल होगी। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024 किसने जारी किया है? तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन USA की संस्था है, इसने जारी की है। ठीक है, वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा है? तो वर्ष 1900 के बाद। ठीक है, विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में भारत में कितना कचरा उत्पन्न हुआ? तो 1.01 मिलियन मीट्रिक टन उत्पन्न हुआ है। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर कितना हो गया? तो 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान की बात करें तो चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत के पहले डायबिटीज बायो बैंक को किसने स्थापित किया? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने स्थापित किया है। इसे स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मधुमेह पर उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। भारतीय सेना AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय सेना ने AI इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। भारतीय नौसेना में किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को शामिल किया गया है? तो INS निर्देशक को शामिल किया गया है। INS निर्देशक पोत की लंबाई और भार यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो देखिए इसकी लंबाई 110 मीटर और भार लगभग 3800 टन है। इस पोत की अधिकतम गति कितनी है? तो इस पोत की अधिकतम गति 18 नॉट से अधिक है। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ने कितने जीव
जीवन वैज्ञानिकों को अपने ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया है? तो 11 को शामिल किया है। इसमें से कितने भारत से हैं? तो 5 भारत से हैं इसमें से, ठीक है। कौन से 2 वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद से हैं? तो देखिए डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी, ये 2 वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद से हैं, ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण है? तो 4था संस्करण है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार यानी इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया है, ठीक है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। किस संस्था ने भारत में पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास में किया है, ठीक है। इस हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 410 मीटर है, ठीक। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ बायोफ्यूल में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसका नाम मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोरियम है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया है? तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। नैनो बबल्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग जल स्वच्छता और शुद्धिकरण में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से गंदे तालाब के पानी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? तो शैवाल तथा अन्य अपशिष्टों को हटाकर। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को विश्व के किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? तो इसे डबलिन आयरलैंड, म्यूनिख जर्मनी, मालागा स्पेन और टोक्यो जापान में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लेह में स्थापित किया गया है। लद्दाख के लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी उत्पादन क्षमता 80 किलोग्राम प्रति ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। इस स्टेशन की स्थापना समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर की गई है? तो 3400 मीटर की ऊंचाई पर। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 किसके बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा, अग्नि वॉरियर भारत श्रीलंका के बीच, माफ करिएगा भारत सिंगापुर है, ठीक है, भारत सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। IIT कानपुर ने रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्टील तकनीक में क्रांति लाने के उद्देश्य से किसे डिजाइन किया है? तो अनालक्ष्य MSCS को डिजाइन किया है। भारत के नवीनतम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? तो भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में 49वीं रैंक हासिल की है। भारत को किस रिपोर्ट में AI के अंगीकरण के संदर्भ में अग्रणी के रूप में स्थान मिला है? तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट में। ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह किन रिपोर्टों पर आधारित है? तो यह ग्लोबल पीटलैंड्स असेसमेंट और ग्लोबल पीटलैंड मैप 2.0 पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ग्लोबल पीटलैंड्स पहल की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत UNFCCC COP मराकेश मोरक्को में वर्ष 2016 में शुरू हुई है। वर्ष 2016 में यह शुरू हुई थी। HIV जीनोम का पता लगाने के लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है?
तो GQRCP तकनीक विकसित की गई है। GQRCP प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया? तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। किसने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। ठीक है। ऑपरेशन द्रोणागिरी किस नीति के तहत शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत शुरू किया गया है। ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और व्यवसाय में सुगमता को बेहतर बनाने में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना है। ऑपरेशन द्रोणागिरी के पहले चरण में किन राज्यों में इसे लागू किया जाएगा? तो इसे पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत कौन से 3 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं? तो इसके तहत कृषि, आजीविका और रसद एवं परिवहन क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में किया है। किस देश ने जिमसैट-2 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। जिमसैट-2 उपग्रह जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। AI सक्षम ई तरंग प्रणाली को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। ई तरंग प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से विकसित की गई है? तो ये भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान के सहयोग से विकसित की गई है। ई तरंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा स्पेक्ट्रम के स्वचालित कुशल नियोजन और प्रबंधन को सक्षम बनाना है। ठीक है। चलिए अब संक्षिप्तियां के कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय के। अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत किस धर्म के? तो सिख धर्म के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने ली है। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति के लिए। ठीक है। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल। फिल्म निर्देशक एवं निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। ठीक है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी को। पंडित स्वपन चौधरी जो कि कोलकाता के हैं, इन्हें वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई है? तो गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बाहर काव्य के लिए सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो अंग्रेजी भाषा में स्टरीन कीरे को देने की घोषणा की गई है। किस कृति के लिए दिया गया है? तो स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। द लकी वंस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो जारा चौधरी हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये दीपा मलिक की आत्मकथा है। दीपा मलिक कौन है? तो दीपा मलिक भारतीय पैरा एथलीट हैं। किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन को फेफड़ों की किस बीमारी के कारण निधन हुआ है? तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण इनका निधन हुआ है। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार अयोध्या की राम मंदिर को दिया गया है। ठीक है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया गया? तो यूके के ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा दिया गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून उत्तराखंड में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का मुख्य थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? तो सूर्यबाला को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए मिला? तो कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी उपन्यास के लिए सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024
कितने विजेताओं को दिया गया है? तो 6 विजेताओं को दिया गया है। ठीक है। किसे विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो चीन के लूकी को विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है। पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील के सोनिया गुआजाचारा को सम्मानित किया गया है। और इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में कौन से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो एमी बावर्स कार्डोलिस जो कि यूएसए के हैं और गैब्रियल पाउन रोमानिया के, इन दोनों व्यक्तियों को इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो सेकेम संगठन, मिस्र के सेकेम संगठन को इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को चुना गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ड ऑफ द ईयर 2024 पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को चुना गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करूड़ को, फिल्म निर्माता साजी एन करूड़ को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला? तो शंभू एस कुमारन ने संभाला है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो मिशेल बैचलेट जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। मिशेल बैचलेट के किस योगदान हेतु उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? तो मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए। द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलोक शर्मा हैं। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत के चेन्नई में किया गया है। WMTC यानी विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो 3 वर्ष के अंतराल पर। इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया चेन्नई ब्रांच के द्वारा की गई है। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो जसलीन कौर को। जसलीन कौर को यह पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए दिया गया? तो अल्टर ग्लासगो यूके के अल्टर प्रदर्शनी के लिए मिला है। एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? तो नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन हैं जो कि फिलीपींस की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन, इन्हें एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता घोषित किया गया है। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो डल झील श्रीनगर में लॉन्च की है। ठीक है। श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर मुर्दू फर्नांडो ने श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुर्दू फर्नांडो ने श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो इन्होंने दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में उपलब्धि हासिल की है। द सेंटेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गौतम भाटिया हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किसका नया CEO एवं MD नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के। पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन हैं? तो माणिक कोटवाल हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो मसातो कांडा, जापान के मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है? तो वीरदास ने। ध्यान रखिएगा, वीरदास ने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन किस संगठन ने किया है? तो इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यूनाइटेड किंगडम के
टिमोथी स्पाल को मिला है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार टिमोथी स्पाल को मिला है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। अमिताभ घोष यह पुरस्कार पाने वाले दक्षिण एशिया के कौन से व्यक्ति बने हैं? तो पहले व्यक्ति बने हैं। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष हैं। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? तो उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को प्रदान किया गया है। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो फाइजर पुरस्कार ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920-66 के लिए प्रदान किया गया है। किस पंजाबी संगीत कलाकार को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी हेतु प्रथम वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शुभ को नियुक्त किया गया है। किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो थॉमस यूजिन कर्ट्ज का निधन हुआ है। थॉमस यूजिन कर्ट्ज किस प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता थे? तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता थे। बेसिक का पूरा नाम क्या है? बेसिक का पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर हाई कोर्ट का। जस्टिस डी कृष्ण कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में। सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल उपन्यास किस पर आधारित है? तो ऑर्बिटल उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल ने। सोनू सूद को किस देश के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग खेल यानी स्पोर्ट के प्रश्नों को देखते हैं। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। इस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक के एम रघु ने जीता है। वहीं पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे? तो मिथुन मंजूनाथ रेलवे की तरफ से रहे हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल का खिताब देविका सिहाग, हरियाणा की देविका सिहाग ने महिला एकल का खिताब जीता। वहीं ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो हांगकांग में हुआ है। इस चैंपियनशिप में पुरुष टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो मिस्र ने जीता है। वहीं उप विजेता टीम कौन रही? तो इंग्लैंड उप विजेता टीम रही। महिला टीम स्पर्धा की बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है? तो मिस्र ने जीता है। और महिला टीम स्पर्धा में उप विजेता कौन रही? तो यूएसए महिला टीम स्पर्धा में उप विजेता टीम रही है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034, ध्यान रखिएगा 2034 की बात किया जा रहा है। 2034 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो सऊदी अरब को दी गई है। ठीक है, फीफा पुरुष विश्व कप सऊदी अरब पहली बार मेजबानी करेगा। ठीक है, फीफा विश्व कप का पुरुष विश्व कप का मेजबानी सऊदी अरब पहली बार करेगा। और कब करेगा? 2034 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कितने गेम यानी मैच आयोजित किए गए थे? तो 14। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो डी गुकेश, भारत के डी गुकेश इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियनशिप बने हैं, जो 18 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग सूक्ष्म दृष्टि के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।